नमस्कार भैया, आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था टीचिंग मेथड, और इस टीचिंग मेथड की हमारी आज ये दूसरी क्लास है। इस दूसरी क्लास की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस क्लास के अंदर हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था लैंग्वेज, जिसमें मैंने आपसे लैंग्वेज की डेफिनेशन बता दी थी कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज कुछ और नहीं बल्कि सर लैंग्वेज एक मीडियम होता है वर्बल कम्युनिकेशन का। वर्बल कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से वर्बल कम्युनिकेशन किया जाता है, उसे लैंग्वेज कहते हैं। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन लिखाई थी जिसमें हमने पढ़ा था कि सर लैंग्वेज कुछ और नहीं बल्कि एक साधन होता है वर्बल कम्युनिकेशन का। लैंग्वेज इज़ द व्हीकल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ये वर्बल कम्युनिकेशन का एक साधन है जिस पर सवार होकर कम्युनिकेशन एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाता है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे मेरे भाई, वो हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के प्रकार। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के प्रकार। सर भाषा कितने प्रकार की होती है? तो देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे भाई भाषा जो होती है ना, लैंग्वेज जो होती है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा जो होती है ना वो तीन प्रकार की होती है। सर कौन कौन सी? सबसे पहली आती है मेरे दोस्त जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट लैंग्वेज। दूसरी आती है जिसको कहा जाता है सेकंड लैंग्वेज। और तीसरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज। तो जो हमारी भाषा होती है ना, भाषा तीन प्रकार की होती है। एक होती है फर्स्ट लैंग्वेज, एक होती है सेकंड लैंग्वेज, और एक होती है टारगेट लैंग्वेज। अब हमें इनको एक एक करके पढ़ना है कि सर फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, सेकंड लैंग्वेज क्या होती है, और टारगेट लैंग्वेज क्या होती है। देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मैं फर्स्ट लैंग्वेज की बात करूँ तो इसी फर्स्ट लैंग्वेज को हम लोग मदर टंग के नाम से जानते हैं। इसी फर्स्ट लैंग्वेज को हम लोग नेटिव लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। और इसी फर्स्ट लैंग्वेज को हम लोग होम लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। इसके तीन नाम होते हैं मेरे भाई। इसे मदर टंग भी कह सकते हो, नेटिव लैंग्वेज भी कह सकते हो, और इसे होम लैंग्वेज भी कह सकते हो। वहीं अगर हम लोग सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो सेकंड लैंग्वेज को इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। इसी सेकंड लैंग्वेज को आजकल ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहने लगे हैं हम लोग। और इसी को हम लोग लिंगुआ फ्रैंका भी कहते हैं। लिंगुआ फ्रैंका भी कहते हैं। ये हमारी सेकंड लैंग्वेज के नाम होते हैं। टारगेट लैंग्वेज क्या होती है वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज को मदर टंग कहा जाता है, नेटिव लैंग्वेज कहा जाता है, होम लैंग्वेज कहा जाता है। वहीं सेकंड लैंग्वेज की बात की जाए तो इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, या ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, या इसे लिंगुआ फ्रैंका भी कहते हैं। अब हमें इनको एक एक करके पढ़ना होगा, समझना होगा कि सर ये क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे मेरे भाई वो पढ़ेंगे फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, या फर्स्ट लैंग्वेज किसे कहा जाता है? फर्स्ट लैंग्वेज किसको कहा जाता है? तो फर्स्ट लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहा जाता है जिसे सीखने के लिए हमें किसी क्लासरूम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ऐसी लैंग्वेज जिसे कोई भी इंसान अपनी फैमिली से सीखता है, एक ऐसी लैंग्वेज जिसे कोई भी इंसान अपनी सराउंडिंग से सीखता है, ऐसी कोई भी लैंग्वेज जिसे इंसान अपनी सोसाइटी से सीखता है, ऐसी कोई भी लैंग्वेज जिसे इंसान अपने कल्चर से सीखता है, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट लैंग्वेज। उसको फर्स्ट लैंग्वेज कहा जाता है। इस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें किसी क्लासरूम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो एक बार डेफिनेशन में आपको लिखा देता हूँ इसके। तो द लैंग्वेज
that is learnt from family. Surroundings, society and culture is called first language. तो द लैंग्वेज दैट इज लर्नड, एक ऐसी भाषा जिसे सीखा जाता है फ्रॉम फैमिली, परिवार से, सराउंडिंग, आसपास के माहौल से, सोसाइटी से और कल्चर से, उसे बोला जाता है फर्स्ट लैंग्वेज। क्लियर है? अच्छा, नीचे देयर इज नो नीड टू गो टू एनी क्लासरूम टू लर्न दिस लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें किसी क्लासरूम में जाके सीखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे हम अपने परिवार से ही सीख लेते हैं। जब हम पैदा होते हैं तभी हम इस लैंग्वेज को सीखने लग जाते हैं। वो लैंग्वेज अपने आप में फर्स्ट लैंग्वेज कहती है। ठीक है ना? अच्छा, अब फर्स्ट लैंग्वेज को हमने क्या क्या नाम दिए थे बताइए? इट इज़ ऑल्सो नोन एज मदर टंग। इसे हम मदर टंग के नाम से भी जानते हैं। नेटिव लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा के नाम से भी जानते हैं। एंड होम लैंग्वेज, और इसे हम अपनी होम लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ये अपने आप में कहलाती है मेरे भाई फर्स्ट लैंग्वेज। क्या कहलाती है बताइए? फर्स्ट लैंग्वेज। क्लियर है? चलिए यहाँ तक एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अगला आता है हमारा सेकंड लैंग्वेज। सर सेकंड लैंग्वेज क्या होती है? ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे सेकंड लैंग्वेज की बात करता हूँ तो मुझे एक बात बताइए। मैंने आपसे बोला एक ऐसी लैंग्वेज जिसको किसी क्षेत्र में नहीं बोला जाता, बल्कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसे पूरे संसार में बोला जाता है, उसे हम सेकंड लैंग्वेज का नाम देते हैं। इस सेकंड लैंग्वेज को सीखने के बाद हमें किसी और लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कम्युनिकेशन के लिए। चाहे हम कहीं भी जाएं, इस लैंग्वेज को सीख के हम अपना काम चला सकते हैं। ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे सेकंड लैंग्वेज के बारे में? द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड is called सेकंड लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज जिसे पूरे संसार में बोला जाता है उसे सेकंड लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है? दूसरा, देयर इज नो नीड टू लर्न एनी अदर लैंग्वेज for communication after learning this language.
देयर इज नो नीड टू लर्न एनी अदर लैंग्वेज। आपको कोई दूसरी भाषा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने के लिए आफ्टर लर्निंग दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को सीखने के बाद। जैसे मुझे एक बात बताइए भाई, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, हाँ, तो सर मुझे राजस्थानी आती है, बिल्कुल। अगर मुझे राजस्थानी आती है, अब मैं जॉब की तलाश में चला जाता हूँ यहाँ से गुजरात, तो बताइए गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। अब मुझे गुजराती बोली नहीं आती, तो आपको नहीं लगता कि अब वहाँ अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है तो उन लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए तो मुझे गुजराती सीखनी पड़ेगी। चलो मैंने एक बार मान लिया कि मैंने गुजराती भाषा सीख ली, ठीक है। अब क्या होता है, गवर्नमेंट 2 साल बाद 3 साल बाद मेरा ट्रांसफ़र कर देती है और मुझे भेज देती है बिहार कि भैया आप एक काम करो, बिहार में जॉब करो। अब एक बात बताइए, बिहार में कौन सी भाषा है? आपने बोला सर बिहारी। अब मुझे गुजराती आती है, राजस्थानी आती है, लेकिन बिहारी नहीं आती। अगर मुझे बिहारी नहीं आती तो अब वहाँ अगर मुझे उन लोगों से अपने थॉट्स को एक्सचेंज करना है या अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करना है, तो बताइए फिर मुझे बिहारी भाषा सीखनी पड़ेगी। अगर मुझे बिहारी भाषा सीखनी पड़ेगी तो अब बिहारी भाषा सीखनी पड़ेगी, ठीक है सर। चलो मैंने मान लिया कि मैंने बिहारी भाषा भी सीख ली। अब क्या होता है, गवर्नमेंट 5 साल बाद मेरा ट्रांसफ़र करके मुझे भेज देती है पंजाब कि भैया तुम पंजाब जाओ। अब पंजाब में कौन सी भाषा है? पंजाबी। अब मुझे राजस्थानी आती है, बिहारी आती है, और गुजराती आती है, लेकिन पंजाबी नहीं आती। आपको नहीं लगता कि अब मुझे वहाँ अगर रहना है, उन लोगों से अपने आइडियाज़ को शेयर करना है, तो मुझे पंजाबी सीखनी पड़ेगी? तो इसका मतलब तो सर फिर तो मेरी पूरी ज़िंदगी भाषा सीखने में निकल जाएगी। जहाँ जाऊँगा वहीं की भाषा सीखूँगा, तो ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। तो अब हमें एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत थी कि एक ऐसी लैंग्वेज पकड़ लो जिस लैंग्वेज को अगर हम एक बार सीख जाएं तो फिर हमें किसी और लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। जैसे मैंने बात की इंग्लिश की, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को एक बार पढ़ लो तो आप मुझे बताइए दोस्त, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के बाद में क्या? इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के बाद आप बिहार जाओ, आप पंजाब जाओ, आप गुजरात जाओ, आप आउट ऑफ कंट्री जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आपको हर जगह इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। तो कम्युनिकेशन के लिए आपको और कोई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप एक ही काम भाषा से काम चला लोगे, वो कौन सी है? इंग्लिश। इसीलिए इंग्लिश को हम क्या बोलते हैं? सेकंड लैंग्वेज। क्योंकि एक बार अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सीख लिया तो आपको कम्युनिकेशन के लिए और कोई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, चाहे आप कहीं भी जाइए। बोलो क्लियर है? इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंग्लिश इज नोन एज सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है मेरे भाई कि क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज है जिसे पूरे संसार में बोला जाता है, इसीलिए हम लोग इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो आप कह सकते हो इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल लैंग्वेज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब एक बात सोचिए, आपको नहीं लगता जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे यहाँ कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हमारी मदर टंग कौन सी है? हिंदी, ठीक है सर। चाइना की मदर टंग क्या है? चाइनीज़। एक बात बताइए मुझे मेरे दोस्त, अगर इंग्लिश ना होती तो क्या हम चाइना के साथ में हमारा कोई कनेक्शन हो पाता? आपने बोला सर कैसे हो पाता? हम लोग चाइनीज़ नहीं जानते और वो लोग हिंदी नहीं जानते। तो आप एक बात सोचिए, फिर हम अपने आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर कैसे पाते? दोनों देश नहीं कर पाते ना। अगर नहीं कर पाते तो अब क्या हुआ, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बनी कि चाइना के अंदर भी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, हाँ सर, हिंदी, और हमारी इंडिया के अंदर भी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। जब दोनों ही कंट्री में इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं तो अब तो हम दोनों आपस में इंग्लिश के माध्यम से दोनों कंट्री एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकती हैं ना। बिल्कुल सर। इसका मतलब आपको नहीं लगता कि इसने दो देशों के बीच में एक कनेक्शन बनाया है? अगर ये लैंग्वेज नहीं होती, इंग्लिश लैंग्वेज, तो दो कंट्री आपस में एक दूसरे से कोई कनेक्शन ही स्थापित नहीं कर पाती, कोई कनेक्शन ही नहीं बना पाती। अगर कोई कनेक्शन नहीं बना पाती तो इसने दो देशों के बीच में एक कनेक्शन स्थापित किया है जिसे बोलते हैं लिंग्वा फ्रैंका। इसीलिए हम लोग इंग्लिश को, याद रखना, नीचे लिख रहा हूँ, चलिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, पूछा जा सकता है, ये पूछा गया है पहले, लिंग्वा फ्रैंका। लिंग्वा फ्रैंका का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जो कनेक्शन बनाए, जो संबंध स्थापित करे, दो चीज़ों को जोड़े आपस में। लिंग्वा फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड।
इसे संसार का लिंगुआ फ्रैंका भी कहा जाता है। किसको? इंग्लिश को या सेकंड लैंग्वेज को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड, संसार को जोड़ने वाली, संसार को एक संबंध स्थापित करने वाली, इस पूरे के पूरे संसार को आपस में जोड़ने वाली लैंग्वेज। इसीलिए आप ये कह देना सेकंड लैंग्वेज को हम लोग लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। भाई याद रखना इस पॉइंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पेपर में पूछा जा सकता है। फिर आप मेरे से ये ना कहें कि सर आपने ये हमें नहीं बताया था। ओके मेरे दोस्त, बिल्कुल पूछा जा सकता है ये आपसे। ठीक है, तो इसे लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अगली बात क्या है सर? अगली बात यह है दोस्त कि आपको पता है कि आजकल सारा का सारा जो काम है ना, ऑफिशियल वर्क जितना भी है, वो आजकल किस में किया जा रहा है बताइए? इंग्लिश में। तो इसीलिए हम लोग इस सेकंड लैंग्वेज को या इंग्लिश को क्या बोल देते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑफिशियल लैंग्वेज। इसे ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो मैंने इसके बहुत सारे नाम बता दिए भाई आपको। इंटरनेशनल लैंग्वेज है ये, लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड है ये, ऑफिशियल लैंग्वेज है ये। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड लैंग्वेज। एक बार यहाँ तक नोट डाउन करने का काम करें, फिर हम आगे चलेंगे चीज़ों को लेके। देखिए अगली आती है हमारी, जिसका नाम होता है मेरे भाई टारगेट लैंग्वेज। अगली हमारी तीसरी कौन सी होती है बताइए? टारगेट लैंग्वेज। सर ये टारगेट लैंग्वेज क्या होती है? टारगेट लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जो किसी भी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के काम में आती है, दैट इज कॉल्ड टारगेट लैंग्वेज। उसे हम टारगेट लैंग्वेज का नाम दे देते हैं। जैसे अभी एक बात बताइए, आप मेरे पास में जो इंग्लिश पढ़ने के लिए आए हैं, आप कम्युनिकेशन सीखने के लिए आए हैं या आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है रीट का? तो आपने बोला सर हमें तो एग्ज़ाम क्रैक करना है। अगर हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपका जो पर्पज़ है बताइए, वो कम्युनिकेशन करना है या फिर एग्ज़ाम क्रैक करना है? आपने बोला सर एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आप तो जो इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो मेरे से, वो एक टारगेट बना करके सीख रहे हो। तो बताइए आपके लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज काम करेगी वो किसका काम करेगी? टारगेट लैंग्वेज का। ठीक है, आप लोग अभी जो क्लास में जाके संस्कृत लैंग्वेज पढ़ते हो, बताइए वो संस्कृत लैंग्वेज आप लोग काय के लिए पढ़ रहे हो? कम्युनिकेशन के लिए या फिर एग्जाम क्रैक करने के लिए? आपने बोला सर एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो आपके लिए जो संस्कृत लैंग्वेज काम कर रही है ना, वो किसका काम कर रही है? आपके टारगेट को अचीव कराने का। तो संस्कृत लैंग्वेज क्या हो जाएगी? टारगेट लैंग्वेज। इवन आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जैसे एसआई वगैरह के एग्जाम में हिंदी आती है, अब वो बच्चे हिंदी लेके पढ़ रहे हैं। अगर वो हिंदी पढ़ रहे हैं क्लासरूम में जाके, तो वो कम्युनिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं या एग्जाम को क्रैक करने के लिए? एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो वहाँ जो हिंदी उनकी पढ़ाई जा रही है उनको, या वो हिंदी लैंग्वेज जो सीख रहे हैं, वो अपने एक पर्टिकुलर टारगेट को पूरा करने के लिए सीख रहे हैं। तो वहाँ पे उनके लिए हिंदी जो काम कर रही है, बताइए वो किसका काम कर रही है? टारगेट लैंग्वेज का। गॉट इट मेरे भाई? चलो पहले लिख लेते हैं। तो टारगेट लैंग्वेज होती क्या है? द लैंग्वेज that is learnt to achieve a particular target is called टारगेट लैंग्वेज। तो भाई ऐसी कोई भी लैंग्वेज जो एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए पढ़ी जाती है, उसे हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। बिल्कुल सही है सर। नीचे लिख लो, एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज
कैन बी अ टारगेट लैंग्वेज। भाई कोई भी लैंग्वेज आपकी टारगेट लैंग्वेज हो सकती है, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को आप टारगेट लैंग्वेज का नाम नहीं दे सकते, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है आपकी, वो हिंदी हो सकती है अगर आप इसको किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए पढ़ रहे हो, संस्कृत हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जो किसी कम्युनिकेशन के लिए नहीं पढ़ी जा रही बल्कि किसी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए पढ़ी जा रही है। सीधी सी बात है। तो आप ये भी कह सकते हो इट इज नॉट लर्नड फॉर कम्युनिकेशन, but for a particular टारगेट। तो भैया इस लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के लिए नहीं पढ़ा जाता बल्कि किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए पढ़ा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं बताइए? टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसी लैंग्वेज अपने आप में क्या कहलाती है? टारगेट लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज अपने आप में टारगेट लैंग्वेज का काम कर सकती है। यहां तक एक बार लिखिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए भाई, जब हम लोग इससे आगे चलते हैं तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। और टाइप्स ऑफ लैंग्वेज से आगे चलने पर अब हमारे पास में जो आता है वो आता है मेरे दोस्त कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज। कुछ तो होगा यार। चलिए भाई ऐसे ही काम चला लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज, एक भाषा की विशेषताएं। एक अच्छी भाषा को कैसा होना चाहिए, एक भाषा के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, अब हमें इस पॉइंट को समझना है। ठीक है, एक अच्छी भाषा कैसी होती है? सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपका ध्यान रखना कि बताइए इनमें से कौन सी एक अच्छी भाषा की विशेषता है, या बताइए इनमें से कौन सी एक अच्छी भाषा की विशेषता नहीं है। सीधा का सीधा पिन पॉइंट पे एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना है इसका। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बताइए, एक अच्छी भाषा की क्या विशेषता होती है? A good language, a good language is dynamic, not static.
अ गुड लैंग्वेज इज डायनामिक नॉट स्टैटिक। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से सुन लेना है इसको। एक जो अच्छी भाषा होती है ना मेरे भाई, एक जो अच्छी भाषा होती है, क्या हो रहा है यार, अ गुड लैंग्वेज इज डायनामिक नॉट स्टैटिक। एक जो अच्छी भाषा होती है ना वो डायनामिक होती है, स्टैटिक नहीं होती। अब बात ये आती है सर ये डायनामिक क्या होता है और स्टैटिक क्या होता है, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई। डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल, और स्टैटिक का मतलब होता है नॉट चेंजेबल। स्टिल भी कह सकते हो आप इसे, स्थिर जिसे आप कहते हैं। एक अच्छी जो भाषा होती है ना इस डायनामिक, वो चेंजेबल होती है। चेंजेबल का मतलब आप यहाँ ये भी कह सकते हो परिवर्तनशील, जो समय समय पर अपने साथ परिवर्तन लेके आती है, समय समय पर उसमें बदलाव किया जा सकता है। अ गुड लैंग्वेज, एक जो अच्छी भाषा होती है ना इस डायनामिक, वो परिवर्तनशील होती है, नॉट स्टैटिक, स्थिर नहीं होती। एक अच्छी भाषा की विशेषता ये है कि एक अच्छी भाषा कभी भी स्थिर भाषा नहीं होती, वो स्टिल नहीं होती, वो अपने आप में चेंजेबल होती है, उसमें समय समय पर आप चेंजेस करते रह सकते हो। एक बात बताइए, कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई, जब भी किसी चीज़ को आप लोग बनाते हो तो उसको बनाया जाता है उस समय और उस सिचुएशन के हिसाब से। अब आगे जाके क्या सिचुएशंस बनेंगी या कैसा समय आएगा, उस समय वो चीज़ अप्लाई होगी या नहीं होगी, हम ये कैसे कह सकते हैं? भाई एक बात बताओ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसको कैसे बनाया गया? सर 1950 के हिसाब से बनाया गया, 1950 में बनाया गया, तो तभी के हिसाब से बनाया गया। एक बात बताइए, तब जो क्राइम होता था क्या वो आज क्राइम होता है? नहीं सर। लोगों की जो थिंकिंग थी क्या वो आज थिंकिंग है? नहीं सर। तो इसका मतलब आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चल रहा है? आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेरे भाई इसलिए चल रहा है क्योंकि वो परिवर्तनशील है। आप उसमें समय समय पर चेंजेस करते रह सकते हो, आप उसमें समय समय पर बदलाव लाते हो, इसलिए तो वो चल रहा है। अगर वो चेंजेबल नहीं होता तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज रन कर रहा होता? बिल्कुल नहीं करता सर। अगर वो स्थिर होता तो क्या आज चल रहा होता? नहीं चल पाता सर। अगर उसमें चेंजेस अप्लाई नहीं होते तो क्या वो आज चल पाता? बिल्कुल नहीं चल पाता सर। इसका मतलब ये समझ में आया मेरे भाई कि कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है तो वो उस समय और सिचुएशन के हिसाब से बनाई जाती है। अब वो चीज़ आगे चल के काम करेगी या नहीं करेगी, इस बात को लेके हम कैसे कह सकते हैं कि वो आगे काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? इसका मतलब किसी भी चीज़ को जब बनाया जाता है तो उसे परिवर्तनशील बनाना चाहिए, ताकि वो समय समय पर आने पर जैसा समय आए उसके हिसाब से हम उसमें चेंजेस कर सकें। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, आपको पता है कौन सा? लैटिन लैंग्वेज। अगर आप जानते हो तो लैटिन लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज कहते हैं। लैटिन लैंग्वेज को हम लोग आजकल बताइए क्या बोलते हैं? डेड लैंग्वेज। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज अपने आप में स्थिर भाषा थी, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते थे, वो अपने आप में स्टैटिक लैंग्वेज थी। और जब आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाए तो धीरे धीरे उन लोगों उस भाषा को अवॉइड करना शुरू कर दिया, इग्नोर करने लगे और इग्नोर करने लगे। आज एक ऐसा समय आ गया कि आज कोई भी ना तो लैटिन को बोलता है, ना लैटिन को सुनता है, ना लैटिन को लिखना जानता है, ना लैटिन को पढ़ना जानता है। तो इसीलिए लैटिन लैंग्वेज आजकल अपने आप में कैसी हो गई है बताइए? डेड लैंग्वेज। तो एक अच्छी भाषा वो भाषा होती है जो अपने आप में डायनामिक होती है, जो समय समय पर अपने अंदर परिवर्तन करती रहती है। एक अच्छी भाषा को कभी भी स्टैटिक नहीं होना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहीं तक। ये मैंने आपको एक विशेषता बता दी इसकी कि लैंग्वेज को कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। इससे आगे की कहानी हम लोग जानेंगे कल। ठीक है, तब तक आप बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।